तो निर्देशन विद्यालय की प्रत्येक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग है और निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता और अलग भी नहीं किया जा सकता है और न इसको विद्यालय के किसी एक विशेष भाग में केंद्रित भी नहीं किया जा सकता। विद्यालय के किसी भी एक भाग में इसको केंद्रित भी नहीं किया जा सकता। किसको? निर्देशन को। दोबारा समझो, निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग भी नहीं किया जा सकता और विद्यालय के किसी भी भाग में इसको केंद्रित भी नहीं किया जा सकता। किसको? निर्देशन को। किसमें? विद्यालय के सामान्य जीवन में एवं विद्यालय के किसी विशेष भाग में इसको केंद्रित नहीं किया जा सकता। निर्देशन किसी एक व्यक्ति विशेष, निर्देशन एक किसी व्यक्ति विशेष पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। निर्देशन किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। ध्यान देना, निर्देशन कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है कि साहब केवल हेडमास्टर साहब की जिम्मेदारी है या और गुरुजियों की जिम्मेदारी है, अध्यापकों की, सभी की जिम्मेदारी है। अतः ये कहा गया है कि इस कार्य में, किस कार्य में? निर्देशन के कार्य में। अतः इस कार्य में सभी की सहभागिता या सहयोग प्राप्त होना चाहिए। अतः इस निर्देशन के कार्य में सभी का सहयोग होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। ये सभी का सहयोग इसके अंतर्गत होना चाहिए विद्यालय में निर्देशन संबंधी। और विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का जो संगठन है, विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का जो संगठन है, क्या है साहब? संगठन। निर्देशन विद्यालय के जो कार्य हैं या कार्यक्रम है उसका संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए, संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे विद्यालय के सभी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो सके। संगठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यालय के सभी अध्यापक बंधु हैं, अध्यापक गण हैं, उनका सहयोग होना चाहिए, उन सभी का सहयोग प्राप्त हो सके, उन सभी का सहयोग प्राप्त हो सके। इस प्रकार का एक संगठन किया जाना चाहिए जिससे कि सभी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो सके और निर्देशन में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कहा गया है कि निर्देशन की विद्यालय में बहुत ही अधिक या महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि प्रत्येक अध्यापक का निर्देशन में सहयोग होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये विद्यालय में सभी का कार्य है। इसलिए सभी अध्यापक बंधुओं का ऐसा सहयोग हो सके, ऐसा क्रियाकलाप करनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रम सुनियोजित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक अध्यापक उस निर्देशन में अपनी सहभागिता निभा सके, अपना सहयोग
कर सके। इसलिए ये कहा गया है कि जो निर्देशन विद्यालय की महत्वपूर्ण निर्देशन में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशन में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखना। क्योंकि विद्यालय के प्रत्येक साथी गण, प्रत्येक अध्यापक गण, उनका सहयोग होना चाहिए। इसलिए विद्यालय में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुनः समझिए इसको थोड़ा और। मैं ये प्रस्तावना बता रहा हूं साहब आपको। तो देखिए, निर्देशन विद्यालय की प्रत्येक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग है और निर्देशन को विद्यालय के जीवन से अलग व विशेष भाग में केंद्रित नहीं किया जा सकता। और निर्देशन किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, इस कार्य में सभी का सहयोग होना जरूरी है, आवश्यक है। सभी अध्यापक गणों का इसमें सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। यह निर्देशन तभी हो पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। इसके निर्देशन के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है। इसलिए निर्देशन में देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको प्रस्तावना के तौर पर पुनः एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, किसी कंफ्यूजन में न रहें। शुरू में मैं बता रहा हूं कि निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन स्कूल। निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता और न ही इसको विद्यालय के किसी विशेष भाग में केंद्रित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसको केंद्रित किसी भाग में भी नहीं किया जा सकता है। और निर्देशन किसी एक व्यक्ति विशेष की निर्देशन किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, अतः इस कार्य में सभी का सहयोग होना चाहिए। अतः इस कार्य में सभी का सहयोग होना चाहिए। और विद्यालय में निर्देशन जो कार्यक्रम विद्यालय में निर्देशन का जो कार्यक्रम है, इसका संगठन इस प्रकार किया जाए कि जिसमें विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक गण या अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो सके, इस प्रकार का एक कार्यक्रम का संगठन तैयार किया जाए। और निर्देशन में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशन में ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसका प्रस्तावना रूप में निर्देशन का। अब आता है निर्देशन व शिक्षा। क्या आता है साहब? निर्देशन व शिक्षा। ये तो मैंने आपको एक प्रस्तावना रूप में बताया था। प्रस्तावना है ये तो। और अब आता है, इसको मिटा देता हूं, निर्देशन व शिक्षा। देखिए, पहले सुन लो फिर बता दूंगा कि कई बार शिक्षा और निर्देशन में अंतर करना आवश्यक हो जाता है। कई बार
शिक्षा और निर्देशन में अंतर करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक आम व्यक्ति या एक आम व्यक्ति, सभी व्यक्ति के लिए यह कार्य आसान नहीं है। हर कोई नहीं कर सकता इसको। शिक्षा और निर्देशन में अंतर आम व्यक्ति की बस की नहीं है, आसान नहीं है। और वैसे यदि इसको देखा जाए तो शिक्षा और निर्देशन में गहरा संबंध पाया जाता है। देखिए, निर्देशन में शिक्षा में गहरा संबंध पाया जाता है। निर्देशन व शिक्षा में गहरा संबंध पाया जाता है। इसमें शुरू में तो निर्देशन और शिक्षा के आपसी संबंध को विवादास्पद माना गया है। क्या माना गया है? विवादास्पद। लेकिन अब यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है, शिक्षा और निर्देशन आपस में संबंधित हैं। शिक्षा व निर्देशन आपस में क्या है? संबंधित हैं। ये पहले तो शुरू में कुछ ऐसा पाया गया कि इनमें हल्का फुल्का कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इनमें निर्देशन व शिक्षा में बहुत ही गहरा संबंध है और निर्देशन और शिक्षा में आपसी संबंध को विवादास्पद माना गया था। लेकिन अब यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा और निर्देशन आपस में संबंधित हैं। आपस में क्या है? संबंधित हैं, शिक्षा और निर्देशन। ध्यान रखना। इसलिए शिक्षा के किसी भी अर्थ को लेकर के हम शिक्षा और निर्देशन को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। शाबाश। देखिए, निर्देशन व शिक्षा, ये ले भाई साफ, शिक्षा को, निर्देशन व शिक्षा को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत घनिष्ठ संबंध है, इनमें गहरा संबंध है। मतलब किसी भी अर्थ को लेकर के हम इनको अलग नहीं कर सकते। ये दूसरे आपस में एक दूसरे क्या है? आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए एक बाकर मेहंदी, देखिए एक विद्वान हुए हैं बाकर मेहंदी। इन्होंने तो निर्देशन के बारे में जो बताया है उसको मैं इसको सब मिटाता हूं, क्यों बगैर उसमें एक जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं उन्होंने तो इसके बारे में जो बताया है वो इस प्रकार है। देखिए, चलो अब बताता हूं। निर्देशन व शिक्षा, अब इसमें बहुत गहरा संबंध तो है ही है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। और एक जो बाकर मेहंदी, कौन है? एक विद्वान है बाकर मेहंदी, ने तो क्या माना है
जो बाकर मेहंदी हैं, इनके द्वारा जो लिखित स्कूलों में निर्देशन, इनके द्वारा जो लिखित है, स्कूलों में निर्देशन, स्कूलों में निर्देशन एक ये पुस्तक है इनकी, जिसमें एनसीईआरटी नई दिल्ली ने एनसीआर 1963 में, तो अब साहब 1963 में शिक्षा की एक उप प्रक्रिया माना गया है। 63 में निर्देशन को शिक्षा की एक उपक्रिया माना गया है। सुनो साहब, 1963 में ये पब्लिसिटी हुई थी एनसीईआरटी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, जिसको या नई दिल्ली, 1963 में ये पब्लिश हुई थी। इनकी स्कूलों में निर्देशन ये लिखित थी किसके द्वारा? बाकर मेहंदी के द्वारा। तो इन्होंने निर्देशन को शिक्षा की एक उपक्रिया माना है। क्या माना गया है? उपक्रिया माना गया है। और इस विचार के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समस्त जो शैक्षिक प्रक्रिया को प्रत्येक विद्यार्थी के विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं, विकासात्मक जो आवश्यकताओं के साथ में संबंधित करना है। प्रत्येक बालक की जो विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसके साथ में निर्देशित करना है, संबंधित करना है। इस उपागम में पूर्ण बल एक संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत भी बालक की जो बुद्धि है और पूर्ण विकास पर दिया गया है। बालक की बुद्धि के पूर्ण विकास पर बल दिया गया है। बालक की बुद्धि के पूर्ण विकास पर बल दिया गया है। देखिए, निर्देशन को शिक्षा की एक उपक्रिया माना गया है और बालक की बुद्धि, इसको साफ लिख देता हूं, ले क्या माना गया है? बुद्धि और पूर्ण विकास, बुद्धि के पूर्ण विकास पर बल दिया गया है। किसके द्वारा? इनके द्वारा जो बाकर मेहंदी की लिखित पुस्तक है जिसका नाम है स्कूलों में निर्देशन, एनसीईआरटी द्वारा 1963 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसमें यह भी माना गया है कि इस उपागम या दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप, इस उपागम या इसके दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप निर्देशन को एक विस्तृत प्रक्रिया मानने में सहायता मिलती है। निर्देशन को एक
विशेष प्रक्रिया मानने में क्या मिलती है साहब? सहायता मिलती है। और विभिन्न जो विकासात्मक जो कार्यक्रम हैं, विभिन्न जो विकासात्मक क्या है कार्यक्रम है विद्यालय के, समायोजन संबंधी क्रियाओं पर केंद्रित होती है ये, और यही शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य हैं, और यही शिक्षा के मूल उद्देश्य होते हैं। इसको दोबारा सुना साहब, थोड़ा तबीयत, पुनः सुनिए। देखिए, ये बाकर मेहंदी लिखित स्कूलों में निर्देशन एनसीईआरटी न्यू दिल्ली द्वारा 1963 में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने ये माना है कि निर्देशन को शिक्षा की एक उपक्रिया माना गया है। क्या माना गया है? सब प्रोसेस माना गया है इसको, उपक्रिया, सहायक क्रिया। और इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य तथा समझ शैक्षिक प्रक्रिया का प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसके लिए विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ में संबंध करना है। विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ में संबंध या संबंधित करना है। और इस उपागम में, इस अप्रोच में, उपागम में पूर्ण बल पर एक संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत ही, इस उपागम के अंतर्गत पूर्ण संगठित कार्यक्रम के अंतर्गत बालक की जो बुद्धि है, बालक की क्या है साहब? बुद्धि। बालक की क्या है? बुद्धि। और पूर्ण विकास, बालक की बुद्धि और पूर्ण विकास पर बल दिया गया है। और इस उपागम की दृष्टि के जो परिणाम स्वरूप, इस उपागम की दृष्टि के परिणाम स्वरूप जो निर्देशन को एक विस्तृत प्रक्रिया मानने में सहायता मिलती है। निर्देशन को एक विस्तृत प्रक्रिया मानने में क्या मिलती है साहब? सहायता मिलती है। जो विभिन्न विकासात्मक जो क्रियाएं हैं, जो विभिन्न विकासात्मक जो क्रियाएं हैं या कार्यक्रम है विकासात्मक, उन समायोजन संबंधी क्रियाओं आदि पर केंद्रित होती हैं, और यही शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य होते हैं। यही शिक्षा के मूलभूत क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य बालक के विकासात्मक क्रियाकलापों को बल देना, यही एक मूलभूत शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। इसके बाद में भी कई हैं, इन्होंने अपने अपने एक शिक्षा का उद्देश्य ये है, कई ना अपने अपने विद्वानों ने कई माना है। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चे के अच्छे जीवन के साथ साथ कुशल जीवन के लिए तैयार करना। देखिए, बच्चे के
जीवन के साथ साथ कुशल जीवन, आज कुशल जीवन के लिए तैयार करना, कुशल जीवन के लिए तैयार करना, यह भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चे के जीवन के साथ साथ उसको कुशल जीवन के लिए तैयार करना, यह भी एक उसके लिए महत्वपूर्ण भाग है, यह भी एक उसके लिए बहुत जरूरी है। यह भी निर्देशन का एक उद्देश्य माना गया है साहब। इसमें शारीरिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी विकास आते हैं। इसमें बालक के इसमें सभी गुण आते हैं। देखिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बच्चे के या बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक सौंदर्य रूप को विकसित किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। इन शिक्षा के माध्यम से इन गुणों का विकास होना चाहिए। अर्थात शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना। प्रत्येक बालक का, एक ही बालक का नहीं कि क्लास में से एक दो बालक बता दिए, नहीं, पूरी क्लास का, प्रत्येक बालक का चहुमुखी विकास करना ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत सामाजिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से, नागरिक तौर पर और तैयार करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्तम व्यक्ति तैयार करना, जिससे कि वो क्या है, उत्तम व्यक्ति बन सके, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और शिक्षा का एक ये भी है कि उसके विकास में सहायक हो, बालक के विकास में क्या हो, सहायक हो, अधिक से अधिक सहायता कर सके बालक के विकास में। और यह अति आवश्यक है कि उसके कुशल कार्यकर्ता, कुशल कार्यक्रम उनको क्रियान्वित किया जा सके, यह भी बहुत आवश्यक है। एक अच्छे नागरिक तैयार कर सके, यह भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद में भी हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ है, उसको 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। और वो भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा, इसमें 3 संदर्भों में इसको वर्जित किया गया है, 3 संदर्भों में। तो वो कौन कौन से संदर्भ है, थोड़ा विशेष लंबा टॉपिक है, इसको शिक्षा में निर्देशन में लूंगा। और समय अभाव के कारण मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि टॉपिक ये लेंदी तो है ही है, लेकिन इसमें तो इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, फिर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। निर्देशन व शिक्षा तो बाकर मेहंदी लिखित द्वारा स्कूलों में निर्देशन, एनसीईआरटी ने 1963 में निर्देशन को शिक्षा की एक उपक्रिया माना गया है और बालक की बुद्धि के पूर्ण विकास पर बल दिया गया है इस पुस्तक में। और शिक्षा के मूलभूत जो उद्देश्य हैं वो बालक के विकास और क्रियाकलापों को बल देना है। और शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे के जीवन के साथ साथ कुशल जीवन के लिए तैयार करना, भावी जीवन के लिए उसका चहुमुखी विकास करना, बालक का सामाजिक, बौद्धिक, व्यवसायिक, ये सभी विकास करने पर बल दिया गया है। इसलिए ये मैं इसको समझाता हुआ
इसको यहीं ड्रॉप कर रहा हूं। तो इसमें बाकर मेहंदी के द्वारा जो शिक्षा व निर्देशन के बारे में बताया है, अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपके लिए धन्यवाद।